गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यूनिट 5th यूनिट का अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फ्रांसिस टरबाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग का सिलेबस है। इसमें हम लोगों ने रोटोडायनेमिक मशीन्स, पेल्टन टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पेल्टन टरबाइन का वीडियो अभी यूट्यूब पे नहीं पड़ा हुआ है, ये कुछ दिन में पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, हेड कौन कौन से होते हैं, सभी चीजें हम लोग ये क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले तो कल हम लोगों ने वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग कुछ बेसिक डिफिनीशंस देखेंगे, ठीक है। बेसिक डिफिनीशन में स्पीड रेशियो क्या होता है। स्पीड रेशियो डिफाइन होता है u1 अपॉन अंडर रूट 2gh, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे u1 क्या होता है, u1 आपका होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील है, ठीक है। इनलेट पे u2 क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील एट आउटलेट। तो यहाँ पे u1 बाय अंडर रूट 2gh है स्पीड रेशियो के लिए। फ्लो रेशियो के लिए रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट टू द वेलोसिटी गिवन, ये भी वेलोसिटी है गिवन वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनलेट पे जो होगा उसका रेशियो जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो रेशियो बोलते हैं। डिस्चार्ज ऑफ द टरबाइन Q इक्वल्स टू पाई D1 B1 BF1 है। इसमें आप लोग को सबको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से होता है, ठीक है। A इंटू B, ये आपका एरिया है और ये आपकी वेलोसिटी है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्चार्ज, वेयर D1 इज डायमीटर ऑफ रनर एट इनलेट, B1 इज विड्थ ऑफ रनर एट इनलेट, BF2 इक्वल्स टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट, ठीक है। ये सॉरी ये BF1 होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। फिर D2 B2 और BF2 आपका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आउटलेट पे है। यानी कि D2 वैल्यू क्या है, डायमीटर ऑफ रनर एट आउटलेट, B2 क्या है, विड्थ ऑफ रनर एट आउटलेट, BF2 क्या है, वो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट, ठीक है। तो ये आपका डिस्चार्ज के लिए इक्वेशन है। उसके बाद हेड क्या होता है, हेड इसमें ये आप लोग का हेड होता है। इसमें आप लोग को ये याद होगा बर्नौली इक्वेशन ही है एक तरह से, ठीक है। बस इसमें से डेटम हेड हमने निकाल दिया है। और आप लोग को एक चीज और याद होगा कि जब हम लोग स्पेसिफिक एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे स्पेसिफिक एनर्जी, तो स्पेसिफिक एनर्जी में मैंने कहा था कि उसको हम लोग डेटम को जीरो मान लेते हैं तो जो इक्वेशन मिलता है वही हम लोग की स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन होता है। उससे हम लोग ओपन चैनल फ्लो के समय क्लास में ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो उस वही चीज है एक तरह से। अगर आपको आपका वो इक्वेशन याद है कि एनर्जी इक्वेशन, स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन, तो आपको ये हेड का भी इक्वेशन याद रहेगा, तो उसी से कोरिलेट कर दिया। रेडियल डिस्टेंस क्या होता है, अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो, 90 डिग्री पे हो व्हील के, ठीक है। टेंजेंट ऑन द व्हील इज 90 डिग्री, यानी कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी से जो टेंजेंट बन रहा है वो 90 डिग्री पे हो, तो जो वर्ल्ड वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। ये चीजें हम लोगों ने कल भी देखा था कि बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कर रहे थे। जब 90 डिग्री कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हमें कॉस बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही थी, कॉस बीटा की वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी। जब ये जीरो मिल जाएगी तो हमारा BW2 क्या होता है, ठीक है। BW2 हमारा होता है V2 कॉस बीटा, ठीक है। जब V2 cos बीटा की वैल्यू रखेंगे तो cos बीटा इक्वल्स टू जीरो, तो BW2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी यहाँ पे, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी जीरो। तो यही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है, जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिल जाए तो हमें हमें उस समय वर्ल्ड वेलोसिटी आउटलेट पे जीरो मिल जाती है, ठीक है। ये कब होता है, जब हम लोगों का
जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो, क्या हो, टेंजेंट बना है व्हील से कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। जबकि उस समय डिस्चार्ज अगर है आउटलेट पे, अगर जो रेडियल डिस्चार्ज आउटलेट पे हम लोग का 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि अल्फा, जो हम लोगों ने कल यहाँ पे हम लोग जो बनाते हैं, ये वेन था, इसके बाद यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये एंगल हम लोगों का इनलेट पे अल्फा था, ठीक है। और ये हम लोग का V1, ठीक है। और ये हम लोगों का VW1 था, ठीक है। जब हम लोग ये एंगल निकालेंगे तो क्या होगा, V1 cos अल्फा हो जाएगा, cos अल्फा की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी, ठीक है। जब हमारा अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो cos अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ से 0 हो जाएगी, यानी कि VW1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो रेडियल डिस्चार्ज के लिए ये कंडीशन होती है। अगर हम लोग का जो एनर्जी लॉस, कोई भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा इस इक्वेशन के। ये इक्वेशन किस चीज का है, ये इक्वेशन हम लोग का वर्क डन का इक्वेशन है, यानी कि वर्क डन जो है हम लोग के हेड के अगर बराबर हो जाता है तो किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अगर हम ये बताइए कि हम लोग का ये इतना ऊंचा पानी लेके जाना है इतनी हाइट पे, तो यही तो हम लोग का हेड होता है, यही हम लोग का हेड होता है। इसके साथ फ्रिक्शनल हेड अगर हम लोग जोड़ लें, फ्रिक्शनल, ठीक है, ये है फ्रिक्शनल हेड प्लस ये जो हम लोग की हाइट है, ये हम लोग अगर टरबाइन से इतना पावर जनरेट कर दें कि हम लोग का ये फ्रिक्शनल हेड और ये जो हम लोग की हाइट है, ये पूरा का पूरा बराबर हो। यानी कि मान लीजिए कि हम लोग जो अपने टरबाइन से 10 मीटर हाइट तक पानी ले जाने के लिए इसको टरबाइन को बना दिया है। फिर अगर एक तरह से अगर हम लोग का ये 10 मीटर तक के लिए पानी को ले सकता है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग का ये हाइट हम लोग का 8 मीटर लिया जाए और फ्रिक्शनल हेड जो हम लोग का 2 आ जाए, 8 प्लस 2 10 हो गया, यानी कि ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो उस कंडीशन में यानी कि जो हम लोग का हेड है वो अगर वर्क डन के बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग का ये बेसिक डेफिनेशन थी जो कि इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन से रिलेटेड थी। अब हम लोग पढ़ेंगे आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन के केस में क्या होता है, आप लोग को याद होगा इनवर्ड की कंडीशन में मैंने कहा था कि ये जो हम लोगों का आउटर वेन होता है, ठीक है, ये जो वो क्या होता है, एक सर्कुलर प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर ये वेन स्टेशनरी कंडीशन में फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ये वेन्स ऐसे फिक्स रहते हैं और हम लोग का अंदर का जो ये रनर होता है ये रोटेट करता है। लेकिन इसी के जस्ट उल्टा हम लोग का आउटवर्ड वे हो जाता है, और उस कंडीशन में क्या हो रहा था, पानी हमारा यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, तो हम लोग बोल रहे थे कि इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, पानी और यहाँ से आता था और इस जगह से हम लोग का पानी एग्जिट हो जाता था, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग का जो पानी एंटर करेगा या लिक्विड एंटर करेगा, वो यहाँ से एंटर करेगा और हम लोगों का फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। उस कंडीशन में हमारी ये चीज रोटेट कर रही थी इनवर्ड के केस में, लेकिन आउटवर्ड के केस में हमारा बाहर का जो पोर्शन है वो रनर होगा, यानी कि बाहर का जो हम लोग का डायमीटर है वो हम लोग का रोटेट करेगा। ये जो अंदर का रनर है, ये जो अंदर के वेन्स लगे हुए हैं, ये स्टेशनरी कंडीशन में होंगे और क्या होंगे, वो फिक्स्ड होंगे। यानी कि जो हम लोग इन्वर्ट के केस का जस्ट अपोजिट केस हम लोगों का बनेगा, इस कहाँ पे, हम लोगों का आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन में। सिंपल सा आप लोग उसी को इन्वर्ट, जो इन्वर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन पढ़ा है, जो भी कुछ चीजें थी उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो हम लोगों का बन जाएगा क्या, आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। इन्वर्ट के केस में हम लोग का ये गाइड वेन्स होते थे, ये फिक्स्ड होते थे। आउटवर्ड के केस में हमारा ये गाइड व्हील होगा और इसमें क्या होगा, ये हम लोग के वेन्स फिक्स्ड होंगे। इनवर्ट के केस में अंदर हम लोग का रनर लगा रहता था जो कि रोटेट करता था। आउटवर्ड के केस में बाहर की तरफ हम लोग का रनर लगाएगा जो कि रोटेट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि उस समय क्या हो रहा था, पानी बाहर से गाइड वेन से होते हुए फिर रनर पे एंटर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि आउटवर्ड होगा, डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए आउटवर्ड रेट। फिर जो फ्लो होगा उस कंडीशन में भी हम लोग शॉक को रोकने के लिए
ताकि रनर पे शॉक न लगे, इस नाते क्या करते थे हम लोगों ने, यहाँ पे क्या किया था, गाइड गाइड व्हील लगा रखी थी। यहाँ पे भी क्या करा है, अंदर हम लोगों ने गाइड व्हील लगा रखा है, यहाँ से रेडियल फ्लो होगा, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग का ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। जो भी केस हम लोगों का इनवर्ट के कंडीशन का था, उसी के जस्ट सारे अपोजिट केसेस हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिए, तो हम लोग का आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन बन गया, ठीक है। इसको डिटेल में देख लेते हैं कि वाटर फ्रॉम केसिंग इंटर्स द स्टेशनरी गाइड प्लेट। ये हम लोग का क्या है, स्टेशनरी गाइड प्लेट है। यहाँ से पानी हम लोग का एंटर करता है, केसिंग से आने के बाद यहाँ से एंटर कर रहा है। फिर क्या कर रहा है कि द गाइड विल कंसिस्ट ऑफ गाइड वेन्स विच डायरेक्ट्स वाटर इनटू द रनर टू एंटर द रनर विच इज अराउंड द स्टेशनरी गाइड व्हील। ये जो हम लोग का गाइड व्हील है, इसके चारों तरफ हम लोगों का क्या लगा हुआ है, रनर लगा हुआ है। यहाँ ये गाइड व्हील क्या करता है कि पानी को यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में ले आने के काम में आता है। जो वाटर होता है वो क्या करता है कि वेन से क्या होता है, रनर पे आता है। रनर क्या होता है, आउटर रेडियल डायरेक्शन में एंटर करता है। और जो हम लोग का क्या होता है कि ये हम लोग का आउटवर्ड डायमीटर, ये जो है आउटर डायमीटर से हम लोग का पानी बाहर चला जाता है। और इनवर्ट के केस में क्या हो रहा था, इनवर्ट यानी कि अंदर की तरफ पानी आ रहा था और यहाँ से बाहर निकल जा रहा था। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। इनर डायमीटर जो रनर का होता है वो क्या होता है, इनलेट होता है। यानी कि आप देख सकते हो कि पानी हम लोगों का हो रहा है इस रनर में। ये जो पोर्शन हम लोगों का, ये एक एलिमेंट अगर मैं लेके चलता हूँ, ये अगर एक एलिमेंट मैंने बनाया, तो इस कंडीशन में पानी हमारा यहाँ से एंटर कर रहा है, यानी कि ये हम लोग का क्या होगा, इनर डायमीटर जो है वो हम लोग का इनलेट है। और आउटवर्ड डायमीटर जो हम लोग का क्या है, वो आउटलेट है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इनर डायमीटर ऑफ द रनर इज इनलेट, आउटलेट डायमीटर ऑफ द आउट इज आउटलेट, यानी कि बाहर जो आ रहा है वो आउटलेट है, ठीक है। वेलोसिटी ट्रायंगल जो होगा इनलेट पे क्या होगा, सेम वैसे ही बनाया जाएगा जैसे कि हम लोगों ने इन्वर्ट फ्लो टरबाइन में बनाया था। जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, वर्क डन बाय वाटर ऑन द रनर पर सेकेंड। और जो पावर होगा डेवलप होगा, और जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगी वो भी हम लोगों को कहाँ से मिलेगी, वेलोसिटी ट्रायंगल से ही मिलेगी। जो कि कैसे बनाएगा, जैसे इन्वर्ट फ्लो टरबाइन के केस में बन रहा है। लेकिन जो चेंज क्या होगा कि इस केस में क्या हो जाएगा कि इनलेट जो रनर का होता है वो क्या होगा, इनर डायमीटर है। और जो हम लोग का आउटलेट है वो क्या होगा, वो आउटर डायमीटर है। यानी कि वहां पे क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनलेट पे वेलोसिटी क्या होगी, वो कम होगी। यहाँ पे देखिए, यानी कि जो v1 है वो होगी लेस देन u1 इज लेस देन u2। क्यों ये क्यों होगी, क्योंकि d1 जो है हम लोगों का क्या है, वो लेस देन d2 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, फ्रांसिस टरबाइन। अब देखिए, आज का हम लोग का ये जो टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आप लोग को बताऊं कि आज की ही क्लास में हम लोग फ्रांसिस टरबाइन को भी डिटेल में भी आप लोग तरह से पढ़ सकते हो, कि अगर हम लोग इसको बारे में और भी जानना चाहेंगे और भी मैं बताऊंगा मंडे को। तो नेक्स्ट है फ्रांसिस टरबाइन। देखिए, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, रेडियल डिस्चार्ज होता है आउटलेट से, इसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रांसिस टरबाइन। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यानी कि फ्रांसिस टरबाइन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। जेबी फ्रांसिस ने इसको बनाया था सबसे पहली बार। जो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन की शुरुआत जो है इन्होंने की थी, इसीलिए इस टरबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इस टरबाइन को हम लोग फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं। ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है, उसमें क्या होता है, पानी एंटर करता है रनर पे रेडियल डायरेक्शन में, लेकिन जब वो बाहर निकलता है वो एक्सियल डायरेक्शन में निकलता है, ठीक है। जो पहले क्या होता था, जो इन्होंने क्या किया था, इन्वर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन की शुरुआत की थी, बिगिनिंग इन्होंने ही की थी। इसीलिए इन्हीं के नाम पे हम लोग, जेबी फ्रांसिस के ही नाम पे, ये अमेरिकन इंजीनियर थे, इनके नाम पे हम लोग फ्रांसिस टरबाइन नाम ले देते हैं। लेकिन आज की डेट में जो हम लोग मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पानी एंटर करता है वो रेडियल डायरेक्शन में एंटर करता है, लेकिन आउटलेट से जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, एक्सियल डायरेक्शन में बाहर निकलता है। इसलिए इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हम लोग का मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन हम लोग देख रहे हैं आज की डेट में, वो किस तरह का है, वो एक मिक्स्ड फ्लो टाइप टरबाइन है, ठीक है।
क्यों मिक्स्ड फ्लो टाइप टरबाइन है? क्योंकि इसमें रेडियल फ्लो भी हो रहा है और एक्सियल फ्लो भी हो रहा है। जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उस कंडीशन में भी हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है, वेलोसिटी ट्राइंगल जो होगा वो जो बनेगा इनलेट पे और आउटलेट पे, वो क्या होगा, सेम वैसे ही बनाया जाएगा जैसे कि इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन में बनेगा। यानी कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फ्रांसिस टरबाइन का आप लोग वेलोसिटी ट्रायंगल बनाए एग्जाम में, तो आप लोग क्या करोगे, जो आप लोगों ने इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन में पढ़ रखा है वही डेरिवेशन हम लोग यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन जो डिस्चार्ज होता है आउटलेट पे, डिस्चार्ज इज रेडियल एट आउटलेट, द वेलोसिटी ऑफ वर्क एट आउटलेट यानी कि VW2 विल बी जीरो। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रहा था, हम लोगों ने कल देखा था, जो इक्वेशन बना था वो हम लोग का रो क्यू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, ये इक्वेशन बना था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का डिस्चार्ज है आउटलेट पे वो रेडियल हो रहा है और जो वेलोसिटी है पर वेलोसिटी आउटलेट पे क्या होगी, वो जीरो होगी। वो जब जीरो होगी तो उस कंडीशन में हम लोग का VW2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जो हम लोग का मिलेगा क्या, जो वर्क डन मिलेगा वो किसके बराबर होगा, रो क्यू VW1 U1 के बराबर होगा। ठीक है, जो वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग, यानी कि हर सेकंड पे जो वाटर, एक यूनिट वाटर अगर एक सेकंड पे स्ट्राइक कर रहा है किसी भी वेन पे, तो उसकी वजह से हर सेकंड पे कितना वर्क डन हो रहा है। फिर से समझिएगा कि एक यूनिट वेट है वाटर का, एक यूनिट वेट अगर हर एक सेकंड पे स्ट्राइक कर रहा है किसी वेन पे, तो उसकी वजह से हर सेकंड पे जो वर्क डन हो रहा है वह किसके बराबर होगा, वह होगा 1/g VW1 U1। ये डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं, ये इसके बराबर होगा। अगर हम लोग यूनिट वेट की बात ना करें, अगर हम लोग टोटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगा WgVW1U1। ठीक है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ये भी कंडीशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये N नहीं, ये H है। ठीक है, ईटा H इज इक्वल टू VW1U1 अपॉन GH, ये हम लोग की हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगी। तो अब देखिए फ्रांसिस टरबाइन के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या क्या चीज है, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द व्हील एंड इट्स डायमीटर, यानी कि व्हील की जो विड्थ है और जो डायमीटर है, यानी कि अगर हमने इसको सामने से देख रहे हैं तो ऐसा है। ठीक है, ये हम लोग का व्हील है, अगर ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। इसी को अगर हम लोग यहाँ से देखना इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखना शुरू करेंगे तो हमें क्या दिखता है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। यानी कि ये इसकी अगर विड्थ है और ये इसका डायमीटर है, तो विड्थ और जो डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, होना चाहिए वो 0.10 से लेके 0.40 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, ये n के बराबर है। ठीक, और फ्लो रेशियो क्या होता है, फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, ये है BF1 को हम लोग किससे किए हैं, वेलोसिटी से डिवाइड कर दिए तो हम लोग को फ्लो रेशियो मिल गया है। ये फ्लो रेशियो कितना होना चाहिए, 0.15 से लेके 0.30 के पास होना चाहिए। स्पीड रेशियो क्या होता है, स्पीड रेशियो U1 अपॉन अंडर रूट 2GH। U1 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट, जो कि क्या होना चाहिए 0.6 से 0.9 के बीच में वेरी करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोगों का यही था। तो अब हम लोग जाते जाते फिर से देखेंगे कि क्या था इस हफ्ते हम लोगों ने क्या क्या मनाया। 11 मई को आप लोग को भी मेरे हिसाब से ये चीजें याद होंगे रोज रोज देख के। 11 मई को हम लोगों ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया। क्यों मनाया, क्योंकि इसी दिन हम लोग का भारत देश ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था और एक न्यूक्लियर पावर बना था दुनिया में। 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल मदर्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में एना जार्विस नाम की एक महिला थी, इन्होंने सबसे पहली बार 1908 में मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। इसीलिए इस डेट को हम लोग हर साल क्या किस रूप में मनाते हैं, हम लोग मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। 12 मई को ही हम लोग इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं, जो कि क्या होता है,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे हम लोग दुनिया की सबसे पहली नर्स के रूप में आधुनिक नर्सिंग की जिन्होंने शुरुआत की थी, उन्हें हम लोग उनका डेट बर्थडे पड़ता है इसी दिन 12 मई 12 मई 1820, यानी कि ये साल उनका 200वां बर्थडे मना रहा है। इन्होंने जो है क्रीमिया की लड़ाई, जो कि ऑटोमन साम्राज्य और उसके साथ कई सारे ब्रिटिशर्स, ऑटोमन साम्राज्य और कुछ और थे फ्रेंच लोगों ने के साथ मिलके उन लोगों ने रसिया पे अटैक किया था। रसिया और ऑटोमन साम्राज्य के अलायंस के बीच में लड़ाई हुई थी 1853 से लेके 1856 तक आई थिंक। और क्रीमिया का हाँ, क्रीमिया की लड़ाई जो थी वो 1853 से 1856 तक हुई थी, जो कि क्या हुआ था, रशिया और ऑटोमन साम्राज्य के अलायंस के बीच में हुआ था। ठीक है। और उस समय इन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उस युद्ध में वहां के जो भी सेना सैनिक थे उनकी काफी सेवा की थी। ठीक है। इस और 1965 से हर साल इंटरनेशनल नर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या मनाता है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे पे। इस साल का हमारा थीम है नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है। 15 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अपने परिवार को समर्पित करते हैं। 15 मई को ही हम लोग क्या इस साल मना रहे हैं नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, जो कि क्या होता है, हर साल हम लोग थर्ड फ्राइडे को मनाते हैं। जो विलुप्त प्राय प्राणी हो गए हैं या वो विलुप्त प्राय प्राणी के अंतर्गत आने लगे हैं कि कुछ सालों में वो हमें नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो उनको उनके लिए अवेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डे मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 17 मई को क्या मनाते हैं, 17 मई को हम लोग वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की जो फाउंडेशन रखा गया था वो इसी दिन रखा गया था 17 मई को। 17 मई 1865 को रखा गया था। ठीक है, पेरिस में। और इसी दिन हम लोग इंटरनेशनल सोसाइटी डे भी मनाते हैं, जो कि कब से मनाया जाता है, 1969 से मनाया जा रहा है। साथ ही साथ 17 मई को हम लोग वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाते हैं, जो कि क्या होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि हम लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा। ठीक है, हर साल 17 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर हाइपरटेंशन और जैसे ब्लड प्रेशर या इस तरह की जो साइलेंट किलर एपिडेमिक्स है उनके लिए लोगों को अवेयर किया जा सके। 5 सालों से हमारा जो थीम है वो नो योर नंबर है, जो कि इस साल का हमारा थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ठीक है। हर साल का अपना अलग-अलग थीम होता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो हो सकता है कि हर साल कहीं पूछ सकता है कि इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम क्या था? योगा दिवस का थीम क्या था? या फिर हम लोग एनवायरनमेंट डे मनाते हैं जो उसका थीम क्या था? थीम भी पूछे जा सकते हैं। कब कौन-सा डे मनाया जाता है ये भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जाते-जाते हमारा आज का कोटेशन, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो विश्वास, जो मन में हो वो ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। या होता क्या है कि कभी-कभी अगर एक एज़ ए स्टूडेंट देखा जाए तो कभी-कभी स्टूडेंट्स होता है कि हम कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कोई टॉपिक पढ़ने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने टीचर से भी ज़्यादा जानने लगे हैं। या फिर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग कोई चीज़ करना जानते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अलावा वो चीज़ कोई नहीं कर सकता है। या फिर अगर हमने कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो हमें क्या होता है कि हमारे अंदर घमंड आ जाता है। तो हमेशा याद रखना कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है? इस पूरी दुनिया में के एक छोटे से प्लैनेट पे एक छोटी-सी जगह पे हम लोग रहते हैं, एक छोटे से इंसान हैं। तो बहुत लोग हैं जो हमसे बेटर हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो हमेशा अपने आप को कॉम्पिटिशन खुद से दो कि हमें अपने आप को आज पिछले कल से बेहतर बनाना है और जो आने वाला कल होगा वो हमारा आज से बेहतर होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर पहली चीज़ तुम्हारे सामने अगर तुम्हें मंज़िल दिख रही है, तो हमेशा ध्यान अपने मंज़िल पे देखना, क्योंकि जितनी बड़ी मंज़िल होगी, उतना ही ज़्यादा आपको दूरी भी तय करनी पड़ेगी, उतनी ही कठिनाइयाँ भी आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या ईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है? अगर आपको जैसा भी तैयारी कर रहे हो, जितना बड़ा आपका सामने की कॉम्पिटिशन होगा, उतना ही ज़्यादा आपको कठिनाई होगी। तो कभी भी कॉम्पिटिशन से डर के अपने रास्ते को मत बदल देना। अपने मन में कुछ भी आ जाए, कोई कुछ भी कहे तुमसे, कभी-कभी होता है मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चों को लोग कहते हैं, ये क्या कर लेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा या फिर इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, इस चीज़ में मार्क्स नहीं ला सकता है।
तो हर इंसान के अंदर भगवान ने टैलेंट दिया है। कालिदास के बारे में आपने सुना हो, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था वो आज हम उनको महाकवि कालिदास कहते हैं। तो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो अपने आप पे भरोसा रखिएगा, कोई दुनिया जो भी चाहे सो कहे, बस अपने मंज़िल पे देखिएगा, रास्ता मत बदलिएगा, ठीक है? हर कदम पे आपको कामयाबी मिलेगी। बस एक चीज़, आप कितनी भी ऊँचाई पे पहुँच जाइए, लेकिन कभी भी अपने ज़मीन को मत छोड़िएगा। क्योंकि मैं एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ये जो धरती है, पृथ्वी पे सभी कोई ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो एक भिखारी भी हो या अंबानी से लेके एक भिखारी तक सभी के जीवन में समस्याएँ हैं। हर पृथ्वी पे रहने अगर आप हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या कोई भी हो, तो आपके जीवन में समस्याएँ हैं, तो सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या से वो ज़रूर घिरा हुआ है, लेकिन हर समस्या का कोई न कोई समाधान ज़रूर होता है। समस्याएँ अगर हैं, तो उसका समाधान भी होगा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको किसी मंज़िल तक पहुँचना है, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपकी जो मंज़िल है ना, उसका रास्ता ज़मीन से ही होकर जाता है। आपको अगर अमेरिका जाना है, आप एयरप्लेन भी पकड़ते हो, तो आपको ज़मीन पे पैर रख के एयरपोर्ट तक जाना ही पड़ेगा और आप उतरोगे भी तो ज़मीन पे ही पैर रखोगे अमेरिका में, या आप ये नहीं है कि अमेरिका पहुँच के आप सीधे हवा में उड़ने लगोगे। आप जब भी कितने भी ऊँचाई पे पहुँच जाओ, आपकी मंज़िल तक पहुँचना है तो आपको ज़मीन से जुड़े ही रहना पड़ेगा। तो आप कितनी भी ऊँचाई पे पहुँच जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहना, कभी घमंड मत करना, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आपसे बेहतर हैं या हमसे बेहतर हैं। तो हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ़ हमसे है, तो बस यही कहूँगा कि कितने ही बड़े हो जाओ, ज़मीन मत छोड़ना, क्योंकि हर मंज़िल तक पहुँचने के लिए आपको ज़मीन से ही होकर गुज़रना पड़ता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद।